प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा। आज दोपहर 12:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी रजत जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे पीएम। 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही 28,000 किसानों को 62 करोड़ रुपए जारी करेंगे पीएम मोदी। तो 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर जो है सौगात देंगे। 28,000 किसानों को 62 करोड़ रुपए जारी करेंगे प्रधानमंत्री। तो देखिए, लगातार जो है प्रधानमंत्री दौरे पर रहते हैं और जो है हर वर्ग को लाभान्वित करते हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर किसानों को लाभान्वित करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है। देहरादून पहुंचेंगे और यहां पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रजत जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। और देखिए, इसी के साथ कई सारी सौगातें एक बार फिर जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे प्रदेशवासियों को, देशवासियों। 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ ही 28,000 किसानों को 62 करोड़ रुपए की राशि भी जारी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देवभूमि आज हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है। उत्तराखंड के कर्मठ और देवतुल्य लोगों की सुख समृद्धि की कामना की है। देखिए, उत्तराखंड के कर्मठ और देवतुल्य लोगों की सुख समृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। अंता विधानसभा उपचुनाव 2025, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दूसरी बार करेंगे रोड शो। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में रोड शो करेंगे भजनलाल शर्मा। आज अंता में रोड शो कर जन समर्थन मांगेंगे। रोड शो दोपहर 12:30 बजे होगा शुरू। विशेष रथ पर सवार रहेंगे मुख्यमंत्री। अजीतपुरा बालाजी से रोड शो की शुरुआत होगी। रोड शो सीएडी चौराहा होते हुए ब्रह्मपुरी बालाजी तिराहा तक होगा। रोड शो का जगह जगह होगा पुष्प वर्षा से स्वागत। वसुंधरा राजे, मदन राठौर और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन भी मौजूद रहेंगे। महिला एवं युवा शक्ति अग्रिम पंक्ति में रहेंगी शामिल। कृषि मंडी समिति परिसर में बनाया गया है हेलीपैड। तो रोड शो का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत होगा। रोड शो करेंगे वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन साथ रहेंगे। महिला एवं युवा शक्ति अग्रिम पंक्ति में शामिल रहेंगी। कृषि मंडी समिति परिसर में हेलीपैड बनाया गया है। तो महत्वपूर्ण दौरा अंता विधानसभा उपचुनाव 2025। और देखिए, लगातार जो दिग्गज हैं वो अंता विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रह रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे, रोड शो करेंगे। बढ़ते आगे, वसुंधरा राजे का 12वां प्रवास। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही हैं वसुंधरा राजे। सांसद कार्यालय में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आज मुलाकात करेंगी। कई मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों का 12 में डेरा। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी, राज्य मंत्री मंजू बाघमार, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, विधायक यूनुस खान समेत अन्य नेताओं का 12 में डेरा। राजे अंता, मंगरोल, सिसवाली और कोयला में कर चुकी हैं बैठकें। आज सीएम भजनलाल शर्मा के साथ रोड शो में होंगे शामिल। सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन भी साथ में मौजूद रहेंगे।
तो राज्य अंता मांगरोल सिसवाली और कोयला में कर चुकी है बैठक के आज सीएम भजनलाल शर्मा के साथ रोड शो में शामिल होंगी। वसुंधरा राजे प्रवास पर आज सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन साथ में मौजूद रहेंगे। तो 12 प्रवास पर हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। बढ़ेंगे आगे, चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह कृषि उपज मंडी परिसर में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक विनय चौधरी और सदर थाना पुलिस पहुंची है मौके पर। मंडी से व्यापारियों और अन्य को बुलाकर शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक विनय चौधरी पहुंचे हैं। मंडी से व्यापारियों और अन्य को बुलाकर शिनाख्त करने के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह कृषि उपज मंडी परिसर में देखिए ये शव मिला है, अज्ञात व्यक्ति का शव है जिसकी शिनाख्त करने के प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, मौके पर पहुंची है, मौका मुआयना भी किया और शव की शिनाख्त के प्रयास यहां पर पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी अखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल, अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, अभी तक कोई अपडेट मिल पाए किसका ये शव है? ये चित्तौड़गढ़, मैं बताना चाहूंगा कि चित्तौड़ सब्जी मंडी में सुबह श्रमिकों ने एक शव देखा था और इसकी सूचना पुलिस को दी थी। यह युवक करीब 30 से 35 उम्र का है और इसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था इसके पास। अखिल, जिस तरीके से जो है पुलिस शिनाख्त करने के प्रयास में जुटी हुई है, फिलहाल वहां के कृषि उपज मंडी में जहां पर शव मिला है वहां आसपास के लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की गई होगी, उनसे कोई जानकारी लग पाई है? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं लगी है। मौके पर पुलिस उप अधीक्षक विनय चौधरी पहुंचे हैं। उन्होंने मंडी के व्यापारियों और यहाँ जो काम करने वाले श्रमिक है उन सभी को बुला के सबको दिखाया है। आसपास के लोगों को भी बुलाया गया है, खेती क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको, लेकिन किसी ने उस शव की शिनाख्त नहीं की है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जालौर के जशवंतपुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलती थार गाड़ी में लगी भीषण आग, थानाधिकारी गुमान सिंह और तहसीलदार नीरज कुमारी पहुंची मौके पर। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से गाड़ी में आग लगी थी, फिलहाल ये जानकारी सामने आई है। आग की लंबी लपटें उठती देख अधिकारियों ने बिजली सप्लाई को तुरंत बंद कराया। तो देखिए, एहतियात के तौर पर तुरंत ही बिजली सप्लाई को बंद कराया गया और वहीं चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटना की जानकारी फिलहाल सामने आ पाई है। गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है और देखिए, जब आग की लपटें देखी तो तुरंत ही इसकी सूचना बिजली विभाग को भी दी गई, फायर ब्रिगेड को भी दी गई। थानाधिकारी, तहसीलदार, तमाम अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह इस आग पर काबू पाया जा सका और वहीं सबसे बड़ी बात यह कि चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से गाड़ी में आग लगने की बात सामने आ रही है। फिलहाल जो है जांच भी की जा रही है इसकी। तो देखिए, थानाधिकारी, तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं, इस मामले को लेकर जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से जो है कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फतेहपुर से खबर है, जहां लक्ष्मी नाथ मंदिर गली स्थित देवड़ा पेंट्स हाउस में बीती रात भीषण आग लग गई। पुलिस की गश्ती टीम ने रात 2:32 पर घटना की सूचना अग्निशमन केंद्र फतेहपुर को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। दुकान में रखे पेंट के डिब्बे धमाकों के साथ फटने लगे, जिससे आग तेजी से फैली। आग की भयावहता को देखते हुए फतेहपुर, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से अतिरिक्त फायर टेंडर बुलाए गए। लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर सहायक अग्निशमन अधिकारी दिनेश सैनी, फायरमैन रामचंद्र, राकेश कुमार, बुधराम और वाहन चालक मुकेश, गजराज और राजेश कुमार सहित पूरी टीम मौजूद रही। हादसे में जनहानि की कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन दुकान में रखा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया।
तो दुकान में रखा सामान देखिए आग की वजह से पूरा जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आप देखिए, भयावह आग यहां पर लगी थी। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इस दौरान पूरा सामान जो दुकान में रखा हुआ था वो जलकर खाक हो चुका है। देवड़ा पेंट्स हाउस में भीषण आग लगी। ये तस्वीरें आप देखिए, भयावह आग यहां पर लगी थी और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। बारात से खबर है, जहां अंता विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए अनोखा वोट बारात कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बैंड बाजों के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से नाचते गाते बारात निकाली गई, जो कि पूरे कस्बे में आकर्षण का केंद्र बनी। ये कार्यक्रम स्वीप के सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत आयोजित किया गया था। इसमें महिला बाल विकास विभाग, आशा सहयोगिनी और महिला मतदाता शामिल हुई। बारात में रंग बिरंगी पोशाक में महिला और पुरुष मतदाताओं को वोट देने की अपील करते हुए नजर आए। घोड़ी पर एक स्कूली छात्र को दूल्हे के रूप में बैठाया गया। स्वीप टीम की सदस्य सुरभि खंडेलवाल ने मतदान केंद्र पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए मतदान की शपथ दिलाई। तो देखिए, वोट जागरूकता के लिए वोट बारात निकाली गई। दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बैंड बाजों के साथ देखिए किस तरीके से जो है पूरी तरीके से यहाँ पर बारात निकाली जाती है। बाराती भी हैं, नाचते गाते हुए चल रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके से अनोखे रूप से मतदान का संदेश यहाँ पर दिया गया। सभी को शपथ भी दिलाई गई। वोट जागरूकता के लिए ये अनोखी बारात जो है यहाँ पर सभी ने मिलकर निकाली है। तो अंता की ये तस्वीरें हैं। महिला और पुरुषों ने मतदाताओं को वोट देने की अपील की है, लेकिन ये वोट की अपील एक अनोखे तरीके से की गई है और इसका नाम रखा गया है वोट बारात। चलिए बढ़ते आगे। जालौर के बागोड़ा से खबर है, जहां पर सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले एक युवक को बागोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला एक वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिसमें युवक ने गौ मांस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पुलिस ने मोबाइल नंबर और लोकेशन ट्रैक की। ट्रैकिंग के आधार पर युवक की पहचान कर शोएब खान पुत्र गुलाम खान निवासी छजाला को गिरफ्तार किया गया है। युवक पर सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। वहीं थाना अधिकारी हुक्माराम ने बताया कि ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। तो देखिए, गौ मांस को लेकर जो है यहाँ पर पुलिस की तरफ से और सांप्रदायिक टिप्पणी करने का ये पूरा मामला, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। बागोड़ा पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। गौमांस को लेकर वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसको लेकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। सांप्रदायिक टिप्पणी का ये पूरा मामला, जिसको लेकर पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए एक युवक को धर दबोचा है। बढ़ेंगे आगे। टोंक के उनियारा से खबर, जहां बिसलपुर दाई मुख्य नहर पर साइड में निकलने वाले रास्ते के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं देने से 1-2 फीट के बने गड्ढे किसानों को आवाजाही में करना पड़ रहा है कठिन समस्याओं का सामना। अपने खेतों तक खाद बीज सहित साधनों को ले जाने में काफी दिक्कत आती है। नहरों से पानी निकासी के समय इसी रास्ते से निकलते हैं अधिकारी, लेकिन विभागीय अधिकारियों की सुध नहीं लेने के चलते हुए हालात बने हुए हैं बद से बदतर। तो बिसलपुर मुख्य नहर पर साइड में निकलने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ख़राब है और ऐसे में लोगों को, ग्रामीण जो वहाँ पर हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण अपनी गुहार लेकर भी पहुंचे तमाम अधिकारियों के पास, लेकिन उन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर लगातार ये परेशान है, परेशानी झेलना पड़ रही है। और अब खबर कोटा से, जहां रामपुरा क्षेत्र में मंगलेश्वर महादेव मंदिर के पीछे मृत गौ माता की अमानवीय तरीके से घसीटने की घटना सामने आई है। मृत मवेशी उठाने वाले ठेकेदार के कर्मचारियों ने गौ माता को रस्सी से बांधकर घसीटा, जिसका वीडियो एक स्थानीय नागरिक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। लोगों ने कहा कि चाहे मवेशी मृत ही क्यों ना हो, लेकिन गौ माता के प्रति इस तरह का असंवेदनशील व्यवहार अस्वीकार्य है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घटना की निंदा करते हुए ठेकेदार और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम से मृत मवेशियों को उठाने की भी सम्मानजनक व्यवस्था करने की अपील की, ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवानी, ये मंगलेश्वर महादेव मंदिर के पीछे जो घटना हुई है, मृत गौ माता का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी पूनम, बिल्कुल कल मृत गौ माता का लेने के लिए आए हुए थे नगर निगम से, और उन्होंने जिस तरह से उन्होंने गौ माता को घसीट ले जा रहे हैं, स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये जो नगर निगम के जो ठेकेदार हैं, जो हर बार ऐसा ही करते हैं। कई बार क्रेन भी आती है, लेकिन ये अपनी मन मर्जी से गौ माता को ऐसे घसीटते हुए लेकर जाते हैं, जिससे कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो बहुत ही आक्रोश है उनमें, और उन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सख्त मांग की है कि जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी उनका रोष लगातार रहेगा। जी शुक्रिया शिवानी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, लोगों ने ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर उनका कहना है कि इस तरीके से ले जाना उचित नहीं है। और अब खबर दौसा से है, जहां पर शहर को सुंदर और यातायात सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर परिषद और पुलिस प्रशासन फिर एक्शन मोड में नजर आए। लालसोट रोड स्थित गांधी तिराहा क्षेत्र में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान मुख्य बाजार में लगे अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए, जिससे लंबे समय से बाधित यातायात के सुचारू होने की उम्मीद है। परिषद टीम ने 36 लोगों के चालान काटकर 12,600 का राजस्व वसूला। नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी कुछ लोगों ने सड़क किनारे दोबारा अस्थायी ढांचे खड़े कर लिए थे, इसलिए ये कार्रवाई आवश्यक हो गई है। उन्होंने चेतावनी दी है, दोबारा अतिक्रमण करने पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। अभियान के दौरान डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा, एसवीएन इंजीनियर अशोक कुमार मीणा और नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं परिषद ने नागरिकों से अपील की है कि स्वच्छ और व्यवस्थित दौसा के निर्माण में सहयोग करें और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण न करें। सिरोही के आबू रोड से खबर है, रीको पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर दिखी सख्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खाकी अलर्ट मोड पर है। सड़कों पर बढ़ते हादसों की रोकथाम और लापरवाह चालकों पर सरकार सख्त है। डीएसपी गोमाराम चौधरी के नेतृत्व में रीको पुलिस ने कार्रवाई की है। सड़कों पर नियम विरुद्ध और बिना दस्तावेज के वाहन चलाने पर कार्रवाई की गई है। बिना हेलमेट वाहन चलाना भी चालकों को भारी पड़ा है। रीको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह टीम ने चेकपोस्ट पर कार्रवाई की। पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई कर 26 बाइक जब्त की हैं। थानाधिकारी ने चालकों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों की भी हिदायत दी है। तो सड़क सुरक्षा को लेकर देखिए, अब पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। रीको पुलिस भी सख्त दिखाई दी। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खाकी अलर्ट मोड पर है। लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है, वाहन चालकों की भी चेकिंग की जा रही है, और अगर कोई नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी देखने को मिलती है। सिरोही के आबू रोड से ये खबर, जहां पर देखिए बढ़ते हादसों को लेकर जो है सरकार भी सख्त है और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। रीको पुलिस ने भी कई वाहनों की चेकिंग की, और अगर कोई नियम का उल्लंघन करते पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी देखने को मिली है। सड़कों पर बढ़ते हादसों की रोकथाम के लिए अब प्रशासन सख्त हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पुलिस प्रशासन सख्त है और लगातार वाहन चेकिंग की जा रही है, और जरूरत पड़ने पर वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई भी कई बार देखने को मिलती है। तो सड़क पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी बैठक ली थी और यहाँ पर सख्त निर्देश दिए थे सड़क सुरक्षा को लेकर। सरकार भी जो है अलर्ट है और प्रशासन भी अब जो है अलर्ट मोड पर है। सख्ती भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगातार देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में देखिए सिरोही के आबू रोड से ये खबर, जहाँ पर देखिए अगर कोई नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है और हिदायत भी यहाँ पर दी जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से।
चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं जांच। सच बेधड़क के पास पहुंचा एक सरकारी शिक्षिका से संबंधित मामला। 2018 थर्ड ग्रेड भर्ती से जुड़े मामले में शिक्षिका पर गलत जानकारी देकर नौकरी प्राप्त करने का संदेश अभी वर्तमान में सवाई माधोपुर के डांगरवाड़ा स्कूल में तैनात है शिक्षिका। सच बेधड़क के हाथ लगे सरकारी शिक्षिका से संबंधित 2 सरकारी दस्तावेज। विधानसभा में सवाल उठने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा भेजी गई थी सूचना। विधानसभा में लगा था सवाल कि प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकृत अध्यापकों की जिलेवार सूची करवाएं उपलब्ध, और ऐसे में जिलेवार भेजी गई सूची में देखने को मिली गड़बड़ी। महिला के आरसीआई नंबर में पाई गई गड़बड़ी। सवाई माधोपुर में तैनात है महिला शिक्षिका। आरसीआई नंबर जो भेजे गए हैं स्कूल के द्वारा, उस नंबर पर पश्चिम बंगाल के व्यक्ति का दिखा रहा है पंजीकरण। फिर सच बेधड़क ने आरसीआई पर महिला के नाम से सर्च किया उसका पंजीकरण, तो महिला का आरसीआई में पंजीकरण दिखा रहा है 2022 का। ऐसे में इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में शिक्षिका की डिग्री और आरसीआई पंजीकरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नहीं की शिक्षिका के दस्तावेजों की सही से जांच? ये तमाम तरह के गंभीर सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा गलत जानकारी दी गई, ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही या कहें कि भ्रष्टाचार जैसे जो है चीजें सामने आ रही हैं। क्या जांच नहीं की जाती है या फिर कहीं ना कहीं साफ तौर पर जानबूझकर ऐसा किया गया है? इस तरह कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो सवाई माधोपुर जिले से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2018 में एक जो शिक्षिका है उनका चयन हुआ है, वो नौकरी कर रही हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विधानसभा में सवाल लगता है कि जो भी शिक्षक लगे हैं प्रदेश में, उनकी जो जानकारी उपलब्ध यहाँ पर करवाने की मांग यहाँ पर की जाती है, और जो है जानकारी उपलब्ध भी करवाई जाती है कि भारतीय पुनर्वास परिषद से कौन कौन जो शिक्षक हैं वो रजिस्टर्ड है। इस शिक्षिका की जानकारी भी भेजी जाती है। उसका जो भारतीय पुनर्वास परिषद का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो इसमें जो यहाँ शिक्षा विभाग द्वारा जो जानकारी भेजी गई है वो है A08450। जब सच बेधड़क ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो हमने इस नंबर को सर्च किया तो ये पश्चिम बंगाल के एक नाम का एक व्यक्ति है, उसके नाम से ये रजिस्टर्ड है। तो क्योंकि आप जब ये विशेष शिक्षा में डिग्री करते हैं तो डिग्री आपकी तभी मान्य होती है जब आप भारतीय पुनर्वास परिषद से रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य होता है। ऐसे में या तो महिला ने डिग्री नहीं कर रखी, और अगर डिग्री कर रखी तो ये नंबर जो है गलत क्यों है। फिर हमने जो वेबसाइट है भारतीय पुनर्वास परिषद की, उस पे नाम के साथ सर्च किया तो इसमें हमने पाया कि जो आरसीआई रजिस्ट्रेशन है इस महिला का, संबंधित शिक्षिका का, वो 2022 में हुआ है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि 2018 में इस महिला को किस तरह से ज्वाइनिंग दी गई और क्यों ज्वाइनिंग दी गई, ये कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इसमें एक जो हमने जब इस पूरे मामले की तहकीकात की तो हाल ही में सरकार ने आदेश दिया था कि पिछले 5 साल में जो भी भर्तियां हुई उनकी दस्तावेजों के सत्यापन होंगे, लेकिन उसमें भी इस महिला के दस्तावेज सत्यापन हुए और उसमें भी इनको जो है छोड़ दिया गया। तो ये लापरवाही है या इस जो शिक्षिका है उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है, या पूरा क्या मामला है? इस पे हमने शिक्षा विभाग के जो डीओ लग रहे हैं उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया। उन्होंने इस पूरे मामले से अभिज्ञ बन गए। वो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले के बारे में जानकारी नहीं है, आप मुझे जानकारी भेजिए, मैं दिखवाता हूं मामले को। उनके द्वारा भी कोई सकारात्मक जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि रुख उनके द्वारा अपनाया नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने